स्टार्ट हो गया। नमस्कार, मैं विजय पाल सिंह परिहार आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी। और पॉलिटी का आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस तरह से लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं। आजकल राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, बहुत लंबे समय से देखने को नहीं मिला कि किसी तरह का आपातकाल लगा हो, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले संविधान में आपातकाल कहाँ पर दिया गया है, तो हम देखते हैं संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था है वो दी गई है अनुच्छेद 352 में। तो संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जो व्यवस्था दी गई है वो कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 352 में ये व्यवस्था दी गई है। तो अनुच्छेद 352 में किस आधार पर हम ये आपातकाल लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्था बनती है कि आपातकाल किस आधार पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रकार। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रकार में देखेंगे कि आपातकाल किस तरह से लगाया जाता है, किन आधारों पर लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण। ये जो व्यवस्था है युद्ध या बाह्य आक्रमण, अनुच्छेद 352 में जो लिखा हुआ है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपातकाल लगता है उसे क्या कहेंगे, बाह्य आपातकाल कहते हैं। हमारे यहाँ युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया अब तक, तो चीन के साथ जब युद्ध हुआ तब लगाया गया 1962 से 1968 तक। तो ये 1962 से स्टार्ट हुआ और 1968 तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद दोबारा लगाया गया इसे 1971 जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और ये 1977 तक चलता रहा। तो ये दो बार लगा। किस आधार पे लगा, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा, और इसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। फिर एक दूसरा आपातकाल इसी में आता है जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो आधार दिए गए हैं वो क्या गए, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक गड़बड़ी। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर बाह्य आपातकाल लगता है, जबकि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आंतरिक आपातकाल लगता है। तो जो आंतरिक ये दोनों ही राष्ट्रीय आपातकाल के भाग हैं, प्रकार हैं। तो यहाँ पर आंतरिक आपातकाल जो लगता है वो अभी तक भारत में केवल एक बार ही लगा है, 1975 से 77 के बीच में। और ये इस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने लगाया था ये आपातकाल। तो इस तरह हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, किस आधार पर आपातकाल लगता है। तो दिया हुआ है युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर या आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। ये तीन आधारों पर आपातकाल लगाया जाता है। तो इन तीन आधारों पर आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ ये 3 बार आपातकाल लगाया गया। ये जो आपातकाल लगाया गया, तो ये आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या होती है। उससे पहले ये समझिए कि ये जो आपातकाल लगे, यहाँ जो आपातकाल लगा और यहाँ जो आपातकाल लगा, दोनों आपातकाल की कंडीशन अलग अलग है। ये जो आपातकाल लगा, मैंने बताया कि युद्ध के कारण लगा, युद्ध बाहर से आक्रमण हुआ उसके कारण लगा। लेकिन यहां पर बताया कि आंतरिक गड़बड़ी। तो ये आंतरिक गड़बड़ी क्या थी जिसके कारण इंदिरा गांधी को ये आवश्यकता पड़ी कि इंदिरा गांधी क्या है, एक आपातकाल यहाँ इम्पोज करें, जबकि ऑलरेडी आपातकाल यहाँ इम्पोज था। तो ये दोबारा आपातकाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर इस बात को देखेंगे। और आंतरिक गड़बड़ी क्या थी उस समय, आंतरिक गड़बड़ी की व्यवस्था क्या थी उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। यहाँ समझेंगे कि 1973-74 के आसपास समस्या थी, बहुत ज़्यादा देश में महंगाई, बहुत ज़्यादा देश में करप्शन बढ़ गया था, और तमाम राज्यों में और केंद्र सरकार तमाम सारी जगह, ऑफिसों में, तमाम जगहों में देखने पे मिलता था कि आम जगहों पर बहुत धड़ल्ले से करप्शन होता था।
बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी और आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी इन चीज़ों से। गुजरात में एक घटना हुई। गुजरात में क्या हुआ, अब आप समझिए क्या है माहौल, एक तरीके से टेंस था पूरे देश में। ऐसे समय में जब पूरे देश में माहौल एक टेंशन में होता है, उस ऐसे समय में क्या होता है, एक छोटी सी घटना कभी अगर हो जाए तो छोटी सी घटना भी कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जैसे छोटी सी घटना गुजरात में हुई। गुजरात में क्या हुआ कि वहां पर छात्रों की फीस 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई। वहां पर जो छात्रों की फीस थी, जो छात्रों का हॉस्टल की फीस थी, जो छात्रों के खाने पीने के लिए खर्च लगता था, सब लगभग 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ चुका था। और इसके लिए छात्रों ने आंदोलन किया। आंदोलन किया कि ये पैसा कम किया जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि पूरी जनता में आक्रोश था महंगाई को लेकर, तो अब हुआ क्या कि पूरी जनता धीरे धीरे करके उनके साथ आने लगी। और ये मांग केवल यहाँ तक सीमित नहीं रही कि ये क्या है जो बढ़े हुए पैसे हैं वो वापस लिए जाए, बल्कि एक बड़ी मांग में परिवर्तित हो गया। और बड़ी मांग क्या थी, वहाँ का मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। जब आंदोलन ज्यादा हो गया तो यह हुआ कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। तो गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया गया। ठीक, अब अगर एक जगह मुख्यमंत्री बदला जाता है तो आप समझिए समस्या पूरे देश में है, और मुख्यमंत्री एक जगह बदल दिया गया तो समस्या दूसरी जगह फिर से आ जाएगी। कहाँ, बिहार में आई, क्योंकि सेम समस्या वहां भी चल रही थी। वहां भी करप्शन से बुरा हाल था, वहां भी महंगाई थी, तो समस्या वहां भी आनी थी, तो वहां भी आई। वहां भी छात्रों ने आंदोलन किया, जैसे यहाँ छात्रों ने आंदोलन किया था वहां भी छात्रों ने आंदोलन किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी वहां के थे, उन्होंने सबको मारपीट के भगा दिया, शक्ति का प्रयोग किया, मारपीट के भगा दिया, और उनकी मांग न मानने पर अडिग हो गए। इस बार छात्रों ने जयप्रकाश नारायण, एक उस समय के बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण का साथ लिया। जयप्रकाश नारायण से कहा कि सर आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करें। हो सकता है यहाँ पर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ी सी इसको स्केल अप करता हूँ भाई। ज्यादा बड़ा हो गया। जयप्रकाश नारायण, तो मेरे ख्याल से अब साफ दिख रहा होगा, है ना? हाँ ठीक। तो जयप्रकाश नारायण, इनको कहा कि भाई आप आंदोलन का नेतृत्व करें, क्योंकि बड़े नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, तो इनको कहा गया कि आप नेतृत्व करेंगे। इन्होंने कहा भाई देखिए क्या है कि हिंसक आंदोलन का नेतृत्व हम नहीं करेंगे। हिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने से इन्होंने मना कर दिया। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई आप आंदोलन कीजिए, आप जो शर्तें बताएंगे वो शर्तें मान लेंगे। इन्होंने अपनी शर्तें बताई और अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। पहले तो बिहार में प्रारंभ किया था जैसा कि वादा किया गया था, लेकिन जल्दी ही इनको समझ में आ गया कि एक बड़ा मुद्दा है और पूरे देश में इस पर आंदोलन किया जा सकता है। तो उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया और कहा दिल्ली चलो का नारा दिया और कहा दिल्ली चलते हैं। और ये मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं बनेगा, इस बार तो प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी को बदलने के लिए, इंदिरा गांधी को बदलने की कोशिश इस बार उन्होंने की। तो इंदिरा गांधी को बदल देना है, तो मतलब क्या है, पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे, इंदिरा गांधी को बदल दिया जाए। जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व कर रहे थे। किस बात के लिए? करप्शन चार्जेज, ठीक है, भ्रष्टाचार का आरोप था, भ्रष्टाचार का आरोप था, न सिर्फ इंदिरा गांधी पर, उनके बेटे संजय गांधी पर भी, ठीक है। तो ये संजय गांधी, इन पर भी आरोप था। अच्छा, अगर ये इस्तीफा दे दें तो उस समय क्या होगा? जेल जाना है, क्योंकि करप्शन के जिस तरह के चार्जेस थे उस दौरान क्या है, इनको जेल जाना पड़ सकता है, ये समझ रहे थे। लेकिन इसी समय एक और घटना घटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट,
एक और घटना क्या घटती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसने एक फैसला दिया 1971 का, जो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी के चुनाव को कहा कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इसका क्या मतलब होता है, तो यहां पर समझना है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का क्या मतलब होता है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो सरकार के ऑफिसर थे, जो सरकार की गाड़ियां थी, उनका कुछ उपयोग कर लिया था। सरकार में जो लोग हैं जब चुनाव में जाते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कि वो सरकार की किसी भी चीज का उपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखा गया तो इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था और ऐसा दोषी पाया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, और ये काम किया। और ये जो इनका जजमेंट आया 1975 में आया। उसी समय जब पूरे देश में करप्शन के लिए इनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी समय एक जजमेंट आता है और कहता है इंदिरा गांधी का चुनाव कैंसिल होता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह सकती हैं, रिलैक्सेशन है, 2-3 सप्ताह तक का रिलैक्सेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन रिलैक्सेशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। तो फाइनली क्या है, सत्ता छूटने वाली थी, सत्ता जाने वाली थी, और सत्ता जाने का मतलब है जेल में जाना तय था। तो ये एक सिचुएशन थी, और ऐसे में जयप्रकाश नारायण ने एक और काम किया। जयप्रकाश नारायण यहां पर जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सशस्त्र बलों से, सशस्त्र बलों से और पुलिस वालों से, पुलिस वालों से, इन लोगों से कहा कि भाई ऐसी सरकार का आप साथ छोड़ दीजिए जो सरकार इतनी करप्ट है, जो सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है, लोक कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है, उस सरकार का साथ आपको छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब क्या था, कुछ ऐसा जैसे पाकिस्तान में होता है, सेना अब कब्जा कर ले और सरकार को गिरा दे। एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को यदि कोई व्यक्ति ये आह्वान करे कि सेना उस पर कब्जा कर ले, और वो भी अगर प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, देश को आप अराजकता की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। अराजकता। इंदिरा गांधी को तो मौका ही चाहिए था, और इंदिरा गांधी को ये मौका मिला यहां से, और इंदिरा गांधी ने कहा कि यही आंतरिक गड़बड़ी है। तो आंतरिक गड़बड़ी क्या है, आप पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और अब ऐसी स्थिति में जाने वाले हैं कि आप सेना की मदद से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो यही आंतरिक गड़बड़ी इंदिरा गांधी ने समझी, यही मौका समझा, और उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल देश पर लगा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, और वो इस कदर इंदिरा जी से प्रभावित थे कि आप समझिए कि उन्होंने एक बार एक अपना स्टेटमेंट दिया था, यदि मैडम कहें तो मैं अपने शरीर की चमड़ी से उनके लिए जूती बनवा दूं। तो आप समझ लीजिए कि एक राष्ट्रपति किस तरह से एक प्रधानमंत्री के लिए किस तरह से लगाव रखता था, किस तरह से उनके प्रति कृतज्ञ था, कि वो चाहता था कि जो मैडम कहेंगी वही करेंगे। और अब मैडम क्या कहने वाली थी वो समझिए। अब मैडम कहने वाली थी कि देश में इमरजेंसी लगाई जाए, और इमरजेंसी का प्रोविजन जो होता है, वो कोई भी इस तरह का जो प्रोविजन होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ मंत्रिपरिषद की कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई, और इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव भेजा, और राष्ट्रपति जी ने बिना ये पूछे, बिना ये देखे कि मंत्रिपरिषद की कोई मीटिंग हुई है या नहीं, देश पर आपातकाल थोप दिया। नतीजा क्या हुआ, जितना
जो देश में जितनी मीडिया थी सबको ब्लैकआउट कर दिया गया, जितना विपक्ष था सबको उठा के जेलों में ठूंस दिया गया। जयप्रकाश नारायण को 12 बजे रात उठाया गया और कहा गया चलिए भाई जेल में चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी इंदिरा गांधी इस नतीजे पर पहुंच जाएंगी, और उन्हें तो लगा था कि इंदिरा गांधी इस तरह का डिसीजन कभी नहीं लेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह डिसीजन ले लिया था और इस बार आपातकाल लागू हो गया था और एक कानून लागू हुआ था जिसे कहते हैं मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। बहुत सारे लोगों को इस मीसा के अंतर्गत बंदी बनाया जा रहा था। जो लोग मीसा के अंतर्गत बंदी थे उनको कोर्ट भी कोई राहत नहीं दे पा रहा था। जो मीसा के अंतर्गत बंदी थे उनकी हालत आप समझिए कि उनको पेड़ों से लटका दिया गया तो लटके लटके मर गए, उनको बर्फ की सिल्लियों पर लेटा के पीटा गया और तब तक पीटा गया जब तक वो मर नहीं गए। किसी का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि पूरे देश में इमरजेंसी थी और इमरजेंसी का प्रभाव था। इमरजेंसी का क्या प्रभाव होता है अब हम लोग देखेंगे इस तरह से कि इमरजेंसी का प्रभाव क्या होता है और इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इमरजेंसी का प्रभाव क्या होता है और इमरजेंसी किस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में इमरजेंसी किस तरह से लगाई जाती है। तो आपातकाल लगाने की प्रक्रिया में देखेंगे, राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति उद्घोषित करते हैं और आपातकाल लग जाता है, लेकिन यह उद्घोषणा कब आती है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मैंने आपको बताया मंत्रिपरिषद की सलाह तो ली ही नहीं गई। मंत्रिपरिषद वाले तो भाग कर आ रहे थे सुबह सुबह, उनको कहीं से न्यूज नहीं मिल पा रही थी क्योंकि सारी मीडिया बंद हो गई थी, केवल सरकार की मीडिया थी और सरकार की मीडिया पर इंदिरा गांधी की आवाज थी कि राम महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश पर आपातकाल लगाया है ना। तो ये सरकारी मीडिया से बात चल रही थी, सरकारी मीडिया ये बता रही थी, लेकिन बाकी कोई मीडिया कहीं पर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि 2 बजे रात ही जब इमरजेंसी लगी थी तब पूरी मीडिया का लाइट काट दी गई थी। तो सारी मीडिया जो अखबार नेक्स्ट दिन आने थे, अगले दिन आने थे, वो अखबार छप ही नहीं पाए थे। तो किसी को कोई खबर नहीं लग रही थी। जो खबर लग रही थी वो कहाँ से लग रही थी? आपके ऑल इंडिया रेडियो से। जो सरकार की मीडिया है केवल वो बता पा रही थी, केवल रेडियो बता पा रहा था कि क्या हो रहा है देश में, और मंत्रिपरिषद के वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमरजेंसी लगाने के लिए, वो वहां पर आकर पूछ रहे थे कि कैसे लगी इमरजेंसी, किसने लगाई, किसने लिया डिसीजन, ये डिसीजन तो हम लोग लेने वाले थे, फिर कैसे हो गया डिसीजन। तो आप समझिए उन सबको कहीं कोई अंदाजा नहीं था कि यह निर्णय कैसे हो गया। तो ये राष्ट्रपति की उद्घोषणा जिसकी सलाह पर होती है उनको भी अंदाजा नहीं हुआ। तो आगे समझिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। यह अनुमोदन 2 माह के भीतर होना चाहिए था। अनुमोदन कहां से होगा? संसद से। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं। विपक्ष के सारे नेता जेल में थे। जब विपक्ष के सारे नेता जेल में हो तो यह अनुमोदन कितना कठिन होता है या कितना सरल होता है आप समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, फटाफट यह अनुमोदन भी मिल गया। और एक बार जब आपातकाल लागू हो जाए तो फिर क्या होता है, एक बार आपातकाल लागू हो जाए तो वो अनंत काल तक लागू रह सकता है। मंत्रिमंडल की इच्छा से जब तक चाहें तब तक इसे लागू रख सकते हैं। तो ये आपातकाल की स्थिति है कि जब तक चाहें तब तक लागू रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसा कि आपने देख भी लिया पीछे कि यहाँ पर क्या है, व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से लागू हो सकता है, जब तक चाहें तब तक लागू रख सकते हैं। तो देखिए 62 से 68 तक, यहाँ 71 से 77 तक, यहाँ पर क्या है 75 से 77 तक, जब तक इच्छा हो तब तक इच्छानुसार प्रभावी रह सकता है। तो ये इच्छानुसार प्रभावी रहा। ठीक है, फिर और देखें आपातकाल लगाने की प्रक्रिया के बाद व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे हम लोग। व्यवस्था यहां देखेंगे, सबसे पहले शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज को देखेंगे। शासन व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को हम लोग देखेंगे। शासन व्यवस्था पर प्रभाव, राज्य सरकारें, देश में जितनी राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, लेकिन सरकारें बनी रहती हैं। ठीक है,
सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता, बर्खास्त भी नहीं किया जाता, निलंबित भी नहीं किया जाता, मतलब न सस्पेंड किया जाता है न टर्मिनेट किया जाता है, बनी रहती हैं। लेकिन क्या होता है, राज्य सरकारें जो होती हैं केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। फिर दूसरी बात देखें क्या होता है, संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद को राज्य सूची पर वर्णित विषयों पर यहाँ कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हालांकि राज्य विधायिका भी बनी रहती है, उसको भी कानून बनाने का हक बना रहता है, लेकिन संसद को भी अधिकार मिल जाता है। ये संसद को अधिकार कैसे मिलता है, ये यहाँ पर संसद को अधिकार कैसे मिलता है, तो हम क्या है, एक वितरण होता है, 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो वितरण है यही सस्पेंड हो जाता है। तो ये जो वितरण है वो सस्पेंड हो जाता है। जब वितरण सस्पेंड हो जाता है तब फिर क्या होता है, यहाँ देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण निलंबित हो जाता है। जो ये निलंबित हो जाता है वितरण, तो इसका क्या प्रभाव होता है, जो वितरण निलंबित हुआ का मतलब है देश, जब वितरण था तब संघात्मक देश था, जब वितरण निलंबित हुआ तो देश एकात्मक हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में या मेंस में भी, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप इसे लिखते हैं कि ये क्या है, बिना संविधान संशोधन किए ही, संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, जैसे ही आपातकाल लागू हुआ उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है कि जो भी ये सामान्य वितरण होता है वो निलंबित हो जाता है। और जैसे ही ये सामान्य वितरण निलंबित होता है, जैसे ही ये सामान्य वितरण निलंबित होता है, सामान्य वितरण यहाँ पर निलंबित हो जाता है, और जैसे ही ये सामान्य वितरण निलंबित होता है वैसे ही क्या स्थिति आ जाती है, देश एकात्मक हो जाता है। एकात्मक का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र द्वारा संचालित होने वाला राज्य, यानी केंद्र सरकार ही पूरे देश को संचालित करने लगती है। इसके पहले हमारे पास 2 सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर इसे संचालित करती हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लग जाती है उसका ये प्रभाव आता है कि यहाँ पर सामान्य वितरण निलंबित हो जाता है। तो आगे देखेंगे जब सामान्य वितरण निलंबित हो गया तो क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि जो भी संसद द्वारा आपातकाल के समय इस दौरान कानून बनाए जा रहे हैं वो कब तक काम करते हैं। तो कहा गया जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं, 6 महीने बाद ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो कानून जो यहाँ संसद द्वारा बनाए जाते हैं वो पूरे आपातकाल के दौरान लागू रहते हैं, आपातकाल के बाद 6 महीने तक लागू रहते हैं। यदि राज्य चाहे तो उसे आगे कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन यदि राज्य चाहे तो, है ना, यदि राज्य ना चाहे तो उसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कार्यकाल, विधायिकाओं का कार्यकाल, सरकार का कार्यकाल। तो इसे क्या है, संसद को अनुमति दी गई है, संसद को अनुमति दी गई है, एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। सरकार का कार्यकाल, यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल सबसे पहले समझिए, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ता है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा, सरकार का कार्यकाल बढ़ जाता है अपने आप। तो यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ेगा, विधायिकाओं, राज्य विधायिकाओं का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर संभव हो सके तो चुनाव करवा लिया जा सकता है, चुनाव भी हो सकता है या कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, दोनों बातें हैं। तो ये जैसा भी समझेंगे वैसा संसद से निर्णय लेंगे। तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसा 1975 में ये डिसीजन लिया गया कि इसको 1975 से 77 तक यानी 2 बार बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाया गया, 2 बार 1975 से 76 और 76 से 77, 2 बार बढ़ाया गया। और जो सरकार 75 में जा रही थी वो सरकार 77 तक चलती रही, ठीक है। तो इस तरह एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए आप कितनी बार बढ़ा सकते हैं, जब तक इमरजेंसी लागू हो तब तक बढ़ा सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए 50 साल इमरजेंसी लागू है, आप 50 साल इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, वही गवर्नमेंट काम करती रहेगी, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, हर साल ये अनुमोदन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ता है। लेकिन जब भी आपातकाल समाप्त हो जाए
6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ेगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। आपातकाल की समाप्ति में 6 महीने से ज्यादा आप क्या है उसको विधायिका को नहीं रख सकते, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 महीने के अंदर आपका चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है, ये एक चीज होती है। फिर अगली बात, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी देखेंगे। आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस समय आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था, प्रैक्टिकल समझिए। पहले तो विपक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो सबको उठा के जेल में ठूस दिया गया था, उनके लिए तो काला दिवस था। आम जनता के लिए क्या था, आम जनता के लिए एक सबसे अच्छी चीज थी, करप्शन नहीं था, महंगाई कम थी, सरकारी ऑफिस एकदम सही टाइम से काम कर रहे थे। तभी आज भी बहुत सारे लोग जो इमरजेंसी के टाइम वाले हैं कहते हैं काश देश में 10-10 साल में इमरजेंसी लगती रहे, और अगर लगती रहेगी तो क्या होगा, भारत के जो लोग टाइम से काम नहीं करते हैं वो टाइम से काम करना सीख जाएंगे। तो ये क्या है, अनुशासन बहुत था सरकार में। लोग एक स्लोगन कहते थे कि ट्रेन के टाइम से आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं। आप समझते हैं अगर राइट टाइम भी ट्रेन हो तो 10 मिनट लेट चलता है, ये भारत का व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद उस समय कहा जाता था, ये स्लोगन प्रसिद्ध था कि आप ट्रेन के टाइम से अपनी घड़ी मिला सकते हैं। इसका मतलब था कितने टाइम से एक्यूरेट तरीके से काम हो रहा था सरकार का। तो जनता खुश भी बहुत थी कि ठीक है इमरजेंसी लगी, नेताजी लोग जेल में हैं, आम जनता जेल में नहीं थी। जिनको राजनीति से मतलब नहीं था वो जेल में नहीं थी। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, आम जनता को एक छोटी सी समस्या थी। क्या समस्या थी, संजय गांधी का एक अपना प्रोजेक्ट था, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकेंगे। और उस दौरान उन्होंने हर ऑफिसर को एक टारगेट दिया कि आपको क्या है, जनसंख्या रोकनी है, आपको नसबंदी करवानी है। नतीजा क्या हुआ, नतीजा कि जब सरकारी ऑफिसर गांव में पहुंचते थे, गांव वाले भाग जाते थे। क्योंकि आप समझिए क्या है, बच्चा है, महिला है, बूढ़ा है, वो नहीं देखते थे, वो तो बस नसबंदी करवा देना है अगले, है ना, क्योंकि टारगेट पूरा होना चाहिए। क्योंकि टारगेट नहीं पूरा हो तो नौकरी जाएगी, और इस बार पूछने वाला कोई नहीं है आपको। तो जनता का हाल ये था। अब जनता के मूल अधिकारों का हाल भी देख लीजिए, क्यों लोग जेलों में थे, जो नेताजी लोग जेल में थे वो जेलों में क्यों थे, ये नसबंदी करवाने को मजबूर क्यों थे, और सबकी नौकरियां जा रही थी। तो यहाँ पर जो मूल अधिकार पर नजर डालें। मूल अधिकार कहता है, अनुच्छेद 358 कहता है, अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है, 6 के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो गया। बाकी के मूल अधिकार क्या होंगे, आर्टिकल 359 कहता है बाकी के मूल अधिकार का लागू होना निलंबित हो जाता है। बाकी के मूल अधिकार का लागू होना निलंबित हो जाता है। किन मूल अधिकारों का, जिसका राष्ट्रपति अपने आदेश में वर्णन कर दें। राष्ट्रपति जिस भी मूलाधिकार को कहें वही मूलाधिकार समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा सारे मूलाधिकार समाप्त हो, यहां सारे मूलाधिकार समाप्त हो। तो ये लोगों के लिए समस्या हुई। कोर्ट ने कोशिश की कुछ लोगों को जेल से निकालने की, लेकिन वो जेल से नहीं निकल पा रहे थे। क्यों कि वो मीसा के अंतर्गत बंदी थी। लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने राहत दी, जो मीसा के अंतर्गत बंदी नहीं थे उनको राहत मिल गई। क्यों राहत मिल गई, ये देखिए यहां पर आपको देखिएगा 359 में एक प्रोविजन है जिसके वजह से मीसा में बंदी लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों को छोड़ दिया गया। क्यों, यहां देखेंगे तो यहां पर लिखा है मूल अधिकार नहीं बल्कि उनका लागू होना निलंबित होता है। मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, उनका लागू होना निलंबित होता है। तो यहां पर क्या है, मूल अधिकार ने उनका लागू होना निलंबित हो गया का मतलब है मूल अधिकार जीवित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या दी, मूल अधिकार जीवित हैं, केवल कोर्ट तक लोग पहुंच नहीं सकते, केवल उनके कोर्ट तक पहुंचने को यहां निलंबित किया जाता है। और कोर्ट तक पहुंचने को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब स्पेशल कानून के अंतर्गत किसी को बंदी बनाया गया हो। और स्पेशल कानून उस समय था क्या, मीसा। अगर स्पेशल कानून के अलावा किसी भी कानून में किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसका कोर्ट पहुंचने का अधिकार बना रहेगा।
इसका मतलब था कि मीसा के अलावा अगर किसी कानून में कोई बंदी था तो वो कोर्ट जा सकता था, वो राहत ले सकता था, और उसके लिए मूल अधिकार वैसे ही बने हुए थे जैसे सामान्य समयों में बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं ने यहाँ पर बहुत हेल्प नहीं की। केवल उन लोगों को रिहा किया जो लोग मीसा के अंतर्गत बंदी नहीं थे। जो लोग मीसा के अंतर्गत बंदी थे उन्हें नहीं छोड़ाया। अब जो मीसा के अंतर्गत बंदी थे, इसीलिए जब बीजेपी की सरकारें आई पूरे भारत में, तो चूंकि विपक्ष में यही लोग थे जो आजकल बीजेपी में हैं, या ऐसी बहुत सारी सरकारें जो कांग्रेस में नहीं हैं, जो तमाम सारे अन्य लोगों के साथ हैं, वो लोग विपक्ष में थे और वो लोग जेलों में थे। ठीक है, तो वहां पर क्या है, जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने कहा मीसा बंदियों को हम उसी स्तर का मानते हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पेंशन देंगे। तो पेंशन दिया जाने लगा मीसा बंदियों को। ठीक है, तो ये इसीलिए दिया जाने लगा क्योंकि इनको उस समय कोई राहत नहीं थी। इनको मार भी दिया जाता तो कोई पूछने वाला नहीं था। ध्यान रखिए, कोई मूल अधिकार इनका बचा नहीं था जिसको बचाने के लिए कोर्ट जा सके। तो यहां पर कोई मूल अधिकार नहीं था। अब जब कोई मूल अधिकार नहीं था और ये था कि केवल सरकार पर ही निर्भर है, सरकार पर ही केवल निर्भर है कि वो जब चाहे तब आपातकाल हटाए, नहीं हटाती तो 10, 20, 50 साल, जितने साल चाहे उतने साल चलाए। लेकिन इंदिरा गांधी को लोकतंत्र पे भरोसा था। ये नहीं था कि लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर देना है, वो अपने आप को बचाना चाह रही थी। वो उन करप्शन से अपने आप को बचाना चाह रही थी, वो सत्ता पर बने रहना चाह रही थी। उनकी सारी लालसा केवल यहां तक थी। उनको 1977 में जो रिपोर्ट आना शुरू हुई, ये कहा गया कि जनता आपके कामों से बहुत खुश है, क्योंकि कोई मीडिया सरकार के किसी काम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती थी। तो सरकार के जो काम थे वो अच्छे काम ही केवल जनता तक पहुंच रहे थे। कोई भी एक खराब काम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था, कोई मीडिया नहीं पहुंचा पा रही थी। तो जनता तो वही जानेगी जो मीडिया पहुंचा पाएगी। तो मीडिया अच्छे काम पहुंचा रही थी। ठीक है, तो मीडिया लगातार अच्छे काम पहुंचा रही थी, सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, तो करप्शन दूर था, महंगाई दूर थी, सारी समस्याएं दूर थी। 2 साल में वक्त परिवर्तित होने लगा। तो यहाँ जब 2 साल में वक्त परिवर्तित हुआ तो उनको भी लगा हो सकता है जनता अब ये चाहती हो कि हम दोबारा क्या है, सत्ता में आ जाएं। और जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे कि मैडम अब अगर चुनाव करवाया गया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो जो उनके सलाहकार थे, जब उन्होंने ये सलाह दी तो उन्हें लगा कि बस चुनाव करवा लेते हैं और फिर से लोकतंत्र की पटरी पर लौट चलते हैं। और इसीलिए 1977 में उन्होंने जितने भी आपातकाल लगे थे सभी आपातकाल को हटाने का निर्देश दिया। आपातकाल हटाने के बाद सामान्य चुनाव होना था। सामान्य चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी का आकलन फेल हो गया। आकलन फेल होने का नतीजा भी उनको भुगतना पड़ा। नतीजा क्या था? शाह कमीशन के सामने करप्शन के चार्जेस के लिए उनको हर दिन पूरे दिन बैठना पड़ता था। उनको ही नहीं, संजय गांधी को भी उसी तरह से बैठना पड़ता था। तो आप समझिए, एक दिन प्रधानमंत्री रही, एक दिन अपनी सत्ता के बल पर पूरे देश को चलाने वाली महिला एक आयोग के सामने पूरे दिन बैठने को विवश थी। तो उस समय वो करप्शन के चार्जेज झेल रही थी क्योंकि वो चुनाव हार चुकी थी। संजय गांधी भी वही कर रहे थे क्योंकि वो चुनाव हार चुके थे। और 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। जिन राज्यों में भी सरकारें थी कांग्रेस की, 11 राज्यों में सरकारें एक बार में बर्खास्त कर दी गई थी और फिर से चुनाव हुए और सब जगह जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो मतलब पूरे भारत में कहीं भी कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, लगभग तहस नहस कर दिया गया था कांग्रेस को। और यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, एक विपक्ष की सरकार आ गई थी और ये लोग करप्शन चार्जेस झेल रहे थे। जिस चीज़ से बचना चाह रहे थे, जिसके लिए इमरजेंसी लगाई, जिसके लिए सब कुछ किया, फाइनली वो दिन आ गया। लेकिन जो लोग जेलों में बंद थे, जब बाहर आए, उन्हें अंदेशा नहीं था कि इतनी जल्दी हम छूट जाएंगे। ठीक बात है कि इंदिरा गांधी ने ये समझा कि चलो भाई चुनाव करा के लोकतंत्र की ओर लौट चलते हैं, और इसलिए इंदिरा गांधी के ये करने पर ये आप समझिए कि दरिया दिली एक तरीके से, कि उनका क्या है 2 साल के अंदर ही वापस ले लिया।
नहीं तो जो लोग जेल में बंद थे उनको तो अंदाजा था कि शायद अब इस जीवन बाहर का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का अंदाजा लगाने वाले बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो जेलों में बंद थे, उनके राजनीतिज्ञ जो बन रहे थे, उनके सारे आकलन फेल हो गए और इन्होंने सबको बाहर कर दिया था। चुनाव हो गया, जो नतीजे आए वो आ चुके थे। अब आप समझिए, यहाँ पर जो लोग जेलों में बंद थे वो चाहते थे कि अब कभी ऐसी इमरजेंसी ना लगे, तो उन लोगों ने इन व्यवस्थाओं में फिर से परिवर्तन करने की ठानी कि इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन अब वो देखेंगे। उन्होंने जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया वो शुरुआत से आप देखेंगे, यहां पर शब्द आंतरिक गड़बड़ी, इसको बदल दिया और कहा 44वां संविधान संशोधन हुआ। ये 44वां संविधान संशोधन 1978, और ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया, लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया और लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, मतलब आप समझिए कि अगर ये न लिखा जाता तो हो सकता है कि किसान आंदोलन हुआ जिस तरह से देश में, जिस तरह से CAA को लेकर आंदोलन हुआ देश में, जिस तरह अन्ना हजारे ने आंदोलन किया देश में, हो सकता है इन आंदोलनों की वजह से भी आपको आपातकाल झेलना पड़ता और राष्ट्रीय आपातकाल झेलना पड़ता। लेकिन आपको अगर आपातकाल नहीं झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया हथियार लेकर जब तक विद्रोह नहीं करेंगे, हथियार बंद लोग जब तक विद्रोह नहीं करेंगे तब तक ये आपातकाल नहीं लागू हो सकता, और ये तो युद्ध के समय लागू होना है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। गड़बड़ी यहाँ थी कि आंतरिक गड़बड़ी का मतलब क्या होगा, तो सब लोग अपना अपना अनुमान लगा सकते थे। अब की बार कुछ ऐसा लिखा जिसमें अनुमान की गुंजाइश बहुत कम थी। इस बार एकदम स्पष्ट था, जब तक हथियार बंद लोग भारत सरकार के ऊपर आक्रमण नहीं कर देते तब तक इमरजेंसी ये वाली नहीं लगेगी। इसलिए आपको ये वाली इमरजेंसी देखने को नहीं मिलती है ना। फिर और देखें क्या बदलाव हुए। यहां पर मैंने कहा था राष्ट्रपति जी को देखना चाहिए था, राष्ट्रपति जी ने पूछा भी नहीं, तो इस बार क्या लिखा गया, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा कर सकते हैं। तो यहां पर चेंज किए गए और लिखा गया मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, है ना। तो यहां पर क्या था, एक लिखित सलाह होनी थी और शब्द था मंत्रिमंडल। एक छोटी सी बात समझिए, यहां पर पूरे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आज तक नहीं हुआ था। मूल रूप से संविधान में केवल एक शब्द का प्रयोग हुआ है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल जो शब्द है पहली बार संविधान में इंट्रोड्यूस हुआ है, कब, 1978 में, और केवल एक ही जगह आज तक मंत्रिमंडल शब्द संविधान के अंदर है, वो यहाँ पर आर्टिकल 352। तो यहाँ पर क्या है, एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द यहाँ पर लिखा गया है। तो क्लियर हुआ, यहाँ मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ये उद्घोषणा की जा सकती है। उसके बाद क्या है, यहाँ कहा गया दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह के भीतर। तो यहाँ कहा गया 2 माह नहीं, 1 माह, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी है। यहाँ पर इसका टाइम घटा दिया गया, बोला 1 माह के अंदर संसद को अनुमति देनी होगी। हाँ, यहाँ एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए कि लोकसभा ऐसे दौरान, जिस दौरान अनुमोदन किया जाना है, लोकसभा क्या है, बर्खास्त है, लोकसभा चुनाव में गई हुई है, तब कहा गया है 1 महीने के अंदर राज्यसभा से पास करवा दीजिए, और जब लोकसभा चुन के आएगी तो लोकसभा चुनने के बाद 1 महीने के अंदर पास कर देगी। लेकिन राज्यसभा से पास करवाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो यहां से ये प्रक्रिया बदल दी गई। तो उसके बाद है आपातकाल एक बार में संसद के अनुमोदन के पश्चात कंटिन्यू बेसिस पर लगा दिया गया था, लेकिन यहां कंटिन्यू बेसिस हटा दिया गया, केवल 6 माह, एक बार में 6 माह के लिए ही लगाया जा सकता है। 6 माह के बाद फिर से अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, हर 6 माह में अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हर 6 माह में अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी तो अब यहां पर नई दिक्कत आ गई, मतलब हर 6 महीने बाद चेक होगा, विधायिका हर 6 महीने बाद यहां पर चेक करेगी, एक नई दिक्कत। और फिर और कहा गया
राष्ट्रपति जब चाहें तब तो वापस ले ही सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष चाहता है तो वो भी वापस करने का एक प्रस्ताव ले आ सकता है। कहाँ ले आ सकता है? लोकसभा में ले आ सकता है। लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव ले आ सकता है। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में ले आया जा सकता है। 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव लाएंगे और ऐसी नोटिस देंगे अध्यक्ष को। अगर लोकसभा नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति को ऐसी नोटिस देंगे। राष्ट्रपति ऐसी नोटिस पाने के बाद लोकसभा का यहाँ पर क्या है, सत्र बुलाएगा। जब लोकसभा का सत्र आ जाएगा तो फिर क्या होगा, उसमें फिर से ये प्रस्ताव आएगा और प्रस्ताव यदि साधारण बहुमत से पास हुआ तो आपातकाल वापस हो जाएगा। तो आपातकाल वापस होने के तरीके बढ़ा दिए। एक 6 महीने में संसद की अनुमति से, उसके बीच विपक्ष को भी अधिकार दे दिया और सत्ता पक्ष को तो अधिकार पहले से था ही, जब चाहे तब वापस ले सकती है। तो इस तरह वापस लेने की प्रक्रिया भी बढ़ा दी और लागू करने का प्रक्रिया भी थोड़ी मजबूत कर दी। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो आपातकाल लगाने की प्रक्रिया को कठिन किया गया कि आपातकाल जल्दी लगे नहीं, लेकिन आपातकाल अगर लग ही जाए तो उसका प्रभाव किस तरह से हो। तो देखिए, सरकार पे जो प्रभाव था इस बात से कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। जो आम जनता पर प्रभाव था दिक्कत उससे हुई। जो नेताओं को जेल में ठूंसा गया दिक्कत उससे हुई। तो ये दिक्कत कहाँ थी? ये दिक्कत मूल अधिकारों में थी। तो हमको मूल अधिकार पर जो प्रभाव पड़ा उस पर यहाँ परिवर्तन किया गया। कह दिया गया कि देखिए, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित तो होता है, लेकिन कब? केवल बाह्य आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी पर, इंटरनल इमरजेंसी पर नहीं। ठीक है, तो यहां पर आंतरिक आपातकाल पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। तो आंतरिक आपातकाल है तो अनुच्छेद 19 बचा रहेगा, पहला। दूसरा, यहां कहा गया राष्ट्रपति आदेश देकर भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति आदेश देकर भी इन अधिकारों को छीन नहीं सकते। का मतलब क्या है? जीवन जीने का अधिकार। ये जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और कोई भी जबरन आप पर कोई आरोप न थोप दे, उससे बचाव के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। तो आप पर जबरन आरोप न थोप दे और आपको आपकी जिंदगी छीन न ले, उससे बचत हर हाल में रहेगी, चाहे दुनिया की कोई इमरजेंसी लग जाए। तो फाइनली इमरजेंसी लगे नहीं, इसका भी बंदोबस्त किया गया। और इमरजेंसी अगर लग जाए तब भी आपको बचत हो, ये किया गया। तो इन्हीं चीज़ों को क्या है, आप ऐसे देख सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए। एक बार में अगर देखना है तो हम लोग देख सकते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के पश्चात की स्थिति कि सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा गया मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, और कहा गया 1 महीने के अंदर संसद को अनुमोदन होना चाहिए। तो ये आपातकाल लगाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। और क्या है, आपातकाल वापस लेने की प्रक्रिया ऐसे हुई, 6 महीने तक ही एक बार में लागू होगा। 1/10 सदस्य यदि लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दें तो साधारण बहुमत से वहां पर वोटिंग होगी, या राष्ट्रपति को नोटिस दे सकते हैं। और राष्ट्रपति उद्घोषणा से वापस ले सकता है, वो तो ले ही सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। फिर अगली चीज क्या हुई, आपातकाल का प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा आंतरिक आपातकाल की स्थिति में, यहाँ पर परिवर्तन हुआ। और अनुच्छेद 20 और 21 का लागू होना, किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते। तो इतने बदलाव हुए और इन बदलावों को करके फाइनली नेशनल इमरजेंसी को फिर आने से रोक दिया गया, ताकि हमारा जनजीवन प्रभावित ना हो और गलत तरीके से प्रभावित ना हो। और अगर कभी नेशनल इमरजेंसी आ गई, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है, तब भी आम जनजीवन बचा रहे, उसकी गारंटी यहाँ दे दी गई है। तो इस तरह इस कानून को जो कहीं खराब हो सकता था, हमारी एक खराब एक अनुभव ने हमें ये बताया कि इसमें क्या संशोधन किए जाने चाहिए ताकि ये और मानवीय तरीके से सामने आ सके। इमरजेंसी से निपटना एक अच्छी बात है, लेकिन बात है कि लोगों का जीवन भी उतना ही कीमती है, किसी भी इमरजेंसी से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है ना। तो ये हुई आपकी सारी बात जो नेशनल इमरजेंसी की थी, और आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।